हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने शॉर्टकट लेक्चर की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हम करेंगे लेक्चर नंबर 4, जो बेस्ड होगा आज बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज 3 कंसेप्ट पे बेसिकली चर्चा करूंगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन ए मल्टीनोमियल, यानी कि बाइनोमियल में भी मैं बताऊंगा कि एक बाइनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, बट वो तो कोई भी बच्चा इजीली कर देता है। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स या सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म्स एंड फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म। ठीक है, ये 3 तरह के कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और फिर इनके मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि फटाफट हम कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक एक करके इन तीनों कंसेप्ट को समझते हैं। पहले है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म्स इन एन एक्सपेंशन। बच्चों ये होता क्या है, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे मान लो हम a प्लस बी होल स्क्वायर खोलते हैं, है ना। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, या आप लिख लो इसको ऐसे a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि अगर बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से खोलेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, लेकिन इसका और इसका मतलब तो क्या है, सेम है। आपको सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। या तो आप ऐसे बोल लो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, या आप बोल लो सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म्स। जितनी भी टर्म है उनके कोफिशिएंट्स का सम, एक ही बात है। ठीक है, मेरे को बताओ पहली टर्म है, यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, आप कहोगे सर 1। यहाँ पे ए बी का कोफिशिएंट कितना, आप कहोगे 2। यहाँ बी स्क्वायर का कोफिशिएंट आप कहोगे 1। तो तीनों कोफिशिएंट्स का सम कितना है बच्चों, 4 आया, है ना, 4 आया। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहिए पावर कितनी भी हो, है ना। आपको पता है अगर a प्लस बी की पावर में 3 कर दूंगा तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी। नंबर ऑफ टर्म इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितनी होती है, एक ज़्यादा होती है ना। जैसे इसमें पावर 2 थी तो टर्म कितनी आई, 3। टर्म कितनी आई आपकी 3। पावर 3 होगी तो टर्म कितनी आएगी, 4। और पावर मान लो 10 हो गई आपकी, a प्लस बी रेज टू पावर 10, तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 11। एक ज़्यादा होती है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। ये कंसेप्ट भी साथ साथ में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये 11 टर्म आएगी ना, इन 11 की 11 टर्म में जो ये इनके ऐसे कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम निकालने के लिए आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कोफिशिएंट का सम बता सकते हो। यहाँ पे जो भी वेरिएबल होते हैं ना, आप उनको 1 1 पुट कर दिया करो। पुट कर दो a को भी 1 और b को भी 1, तो देखो आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर 10, यानी कि 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। जितने भी वेरिएबल आपको दिखे आप सिर्फ उनको 1 1 1 पुट कर दो, सभी को आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो ये 1 कब आएगा, इस 1 को, 2 को और 1 को। अगर तुम यहाँ पे a को, b को और a और b दोनों को 1 1 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप मेरे को बताओ। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप a और b दोनों को 1 1 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 1 इंटू 1। तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 2, वही 4 आंसर आ गया ना आपका। जो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के, सारी की सारी तीनों टर्म्स निकाल के और फिर उनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया। इससे अच्छा क्या है, आप यहीं पे a और b को क्या पुट कर दो, 1 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कोई भी एक्सपेंशन हो, चाहे बाइनोमियल हो चाहे मल्टीनोमियल हो, यानी कि अंदर आपकी 2 टर्म हो, चाहे 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 5 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी में आप क्या करो, वेरिएबल जो भी है ना उसको 1 1 पुट कर दो, आपका सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म, इसमें क्या कहता है, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। इस एक्सपेंशन में आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म निकालना है। तो आप क्या पुट कर दो, इसमें x की जगह 1 पुट कर दो। x की जगह क्या पुट कर दो, 1, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितना है आपका, एक ही तो वेरिएबल है। ठीक है, x की जगह 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस 3 प्लस 1 इसकी पावर 10। बच्चों कितना आ गया ये आप मेरे को बताओ। 1 में से ये 2 में से -3 गए, यानी कि 2 माइनस 3 कितना होएगा, -1, और -1 की पावर आप 10 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1। तो जो भी वेरिएबल आपको नजर आए उसमें उसको क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है, 3 वेरिएबल है x y z, अब तीनों को क्या पुट कर दो, 1 1 1 पुट कर दो। आंसर कितना आएगा आपका बच्चों, 2 प्लस 3 प्लस 4 इसकी पावर 20, तो ये कितना आ गया आपका, 9 की पावर 20। तो 9 रेज टू पावर 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी टर्म हो, कितनी भी पावर हो, ठीक है, इंटीग्रल पावर हो, उसमें अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म पूछे तो जो उसमें वेरिएबल यूज किए गए हैं ना, आप सभी वेरिएबल को क्या पुट कर दो, 1 1 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
सेकंड देखो कंसेप्ट आज मैं जो समझाना चाहता हूँ वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड इन ए मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे हमने ये किया a प्लस बी इसकी पावर n, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर 4 हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पावर n हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, ये तो बेसिक सा रूल है, सब बच्चों को पता होता है। नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है n+1, यानी कि जितनी पावर होती है उससे टर्म क्या होती है, एक ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लो आप, जैसे मान लो आपको पूछ ले कि x+3 इसकी पावर 9, इसमें नंबर ऑफ टर्म बताओ, तो आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 9+1 यानी कि 10। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो बाइनोमियल के ऊपर नहीं पूछा जाता, वो मल्टीनोमियल में पूछा जाता है। मल्टीनोमियल का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल हो आपके 3a + 4b + 5c - d और इसकी पावर 10। अब आपसे कहेगा कि इस एक्सपेंशन को जब आप ओपन करोगे तो इसमें कितनी टर्म आएगी। तो बच्चों हम 10 इसकी पावर 10 को अगर ओपन करके नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे, ऐसा तो आपको भी पता है पॉसिबल है नहीं, है ना। एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि हम 10 पावर को ओपन करते रहेंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, फिर जनरल फॉर्मूला बताऊँगा, ठीक है। एग्जाम्पल में ये क्या है, देखो ये पावर कितनी 10, ये कितनी 10, यहाँ पे कितनी टर्म है 1 2 3 4, इसमें क्या कर दो 4 जोड़ दो और एक क्या कर दो घटा दो, यानी कि जितनी यहाँ पे अंदर टर्म है ना उससे एक कम ऐड करना है। 4 टर्म है तो 4 - 1 यानी कि 3 ऐड कर दो, 3 टर्म है तो 2 ऐड कर दो, 6 टर्म है तो 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो 10 + 4 - 1 c, ये c कौन सा है बच्चों, कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो 4 - 1 लिखा है ना आपने, एज इट इज़ वही 4 - 1 यहाँ पे लिखना है। ऊपर कितना आ गया आपका 13c और नीचे कितना आ गया आपको बच्चों 3। 13c 3 सबको सोल्व करना आता है, 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर कितना आ गया 13 12 11, 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, ये कट गया आपका 26 × 11, तो 260 + 26 यानी कि 286। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म बच्चों कितनी आ जाएगी 286 आ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन हो, नंबर ऑफ टर्म आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, देखो अगर ये आ जाए 3x + 9y + 5z और इसकी पावर 6 है, इसमें कहता है नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, बताओ मेरे को आप। नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितनी पावर है 6, इसमें कितनी टर्म है 1 2 3, तो 3 से 1 कम यानी कि 2 जोड़ दो, c जो यहाँ पे 2 लिखा है वो यहाँ पे 2 लिख दो, तो 6 + 2 8, 8c2, 8c2 का आंसर कितना होता है 8 × 7 / 2 यानी कि 28। तो इस एक्सपेंशन को आप खोलोगे तो कितनी टर्म आपको मिलेगी 28, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ इसका आपको। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो x1 + x2 प्लस नंबर ऑफ टर्म मान लो आपकी यहाँ पे कितनी है r है 1 2 r और इसकी पावर कितनी है n। तो इसमें बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, मैंने क्या बताया n प्लस यहाँ पे टर्म कितनी, आप कहोगे सर r, तो उसमें से एक क्या कर दो कम, और जो यहाँ पे लिखा है वही क्या लिख दो यहाँ पे। तो ये इसका क्या है आपका जनरल फॉर्मूला है। बट जनरल फॉर्मूला याद ना करो आप, मैंने आपको तरीका बता दिया ना पर्टिकुलर एग्जांपल देके। जैसे इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसमें देखो पावर कितनी 6, यहाँ कितनी टर्म है 1 2 3 4, जितनी टर्म होती है उससे एक कम जोड़ दो, c जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो। ऊपर कितना आ गया 9c3, 9c3 को कैसे सोल्व करते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, तो 9 फैक्टोरियल 9 8 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 9 8 72 और 6 में काटोगे 12, 12 7 84, आंसर कितना आ गया आपका 84। फटाफट कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। 84 आंसर आ जाएगा आपका बी। देखो द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन हमने कर लिया शायद ना, रिपीट कैसे हो गया, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकल गई। अब देखो हाउ टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और उसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए आपसे कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म इन द गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दी जाएगी, जैसे x + a की पावर मान लो ये है 10, इसमें आपसे कहेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, यानी कि इस एक्सपेंशन को जब आप ओपन करोगे और जिस टर्म में x की पावर 6 आएगा
उस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, वहाँ पे x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकाल सकते हो। चाहे आपसे x की पावर 6 का कोफिशिएंट पूछे, चाहे आपसे x की पावर 10 या 9 का कोफिशिएंट पूछे, चाहे आपसे x की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछे। आपने पढ़ा होगा ना कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन, या आपको ऐसा भी लिखा आ सकता है फाइंड द टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जिसमें x नहीं आता, यानी कि x की पावर 0 हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो चाहे आपसे इंडिपेंडेंट टर्म पूछे, चाहे किसी और टर्म का पूछे, ठीक है, कोफिशिएंट, मैं सभी के लिए आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। और चाहे आप 100 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, 100 के 100 क्वेश्चन 100% जो है इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखो ये पहले मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, x की पावर 0 इसको बोल सकता है कांस्टेंट टर्म, फाइंड दी कांस्टेंट टर्म, ऐसे भी बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो एक ही बात है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है वहाँ पे, x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि x की पावर m का कोफिशिएंट आपको निकालना पड़ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपको एक्सपेंशन गिवन होगी, मान लो x प्लस a की पावर n, मान लेते हैं ये आपको क्या है, एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है। ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, ये आपकी क्या होती है, जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मान लो ये, ठीक है। लेकिन जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो वो किस तरह की एक्सपेंशन आपको गिवन होगी वो मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, देखो ax की पावर p, ये a क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट स्केलर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। p डिवाइड बाय x की पावर q और इसकी पावर n, ये आपको बस ध्यान रखनी है। a इंटू एक्स की पावर p, बीच में प्लस माइनस का साइन कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, b डिवाइड बाय x की पावर q और इसकी पावर n। आप किसी भी एक्सपेंशन को इस फॉर्म में लिख लेना और वहाँ से क्या निकाल लो, फाइंड p q एंड n। आप किसकी वैल्यू निकाल लेना, p q और n की वैल्यू निकाल लेना। निकाल ली p q n की वैल्यू। अब मान लो लेट वी हैव टू फाइंड, अब क्वेश्चन में आपसे मान लो पूछा गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m। आपसे पूछ लिया x की पावर m का कोफिशिएंट, x की पावर m बोले तो x की पावर 6, x की पावर 9, x की पावर 0, कुछ भी पूछ ले आपसे, ठीक है। मैंने एक जनरल बताया है, x की पावर m का कोफिशिएंट पूछ ले तो पहले आप निकालोगे क्या, r। पहले आप क्या निकालोगे बच्चों, r का फॉर्मूला लगाओगे आप np अपॉन में p प्लस क्यू। देखो इतना फॉर्मूला याद करना आसान है, np अपॉन में p प्लस क्यू। आपने यहाँ से n भी निकाल दिया, p भी निकाल दिया, q भी निकाल दिया, तो आप क्या करोगे, np अपॉन में p प्लस क्यू, उसमें से आप m क्या कर देना, माइनस। ये m मैंने बाद में माइनस इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको एक साथ फॉर्मूला याद ना करना पड़े, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, np अपॉन p प्लस क्यू, और फिर जो ये वाला m है ना जिसका कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है, वो वाला m क्या कर देना, माइनस कर देना। ये आप क्या निकाल लो ऐसे r, और r किससे बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। r आपका आ गया। अब r जब आपका आ गया तो आपसे x की पावर m का जो कोफिशिएंट पूछा गया है तो हम क्या लिखेंगे, द टर्म tr+1 विल कंटेन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m, यानी कि ये वाली टर्म ऐसी होगी जिसमें आपको x की पावर m मिलेगा। बस ये आपको सारी कहानी आप समझ आ गई होगी। n r यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि मान लो नेचुरल नंबर ना होगा, ये 5/3 हो गया, तो बताओ t 5/3 + 1 ऐसी कौन सी टर्म होती है भाई, 5/3 + 1th टर्म तो कोई होती नहीं ना। टर्म तो क्या होएगी, या फर्स्ट होएगी या सेकंड होएगी या थर्ड होएगी, तो एक नेचुरल नंबर होता है ना। तो जो भी आपकी r की वैल्यू आएगी ना, उससे नेक्स्ट टर्म ही आपकी वो टर्म होगी जिसमें आपको x की पावर m मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बस r फाइंड करना। r फाइंड आउट करने के बाद किसी भी एक्सपेंशन में आपको कह दे कि ये टर्म फाइंड आउट करो, तो ये तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे ना बाइनोमियल थ्योरम के, इजीली आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो हम इन 3 क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इसके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको फटाफट हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको ये कह रखा है, इसमें ये थोड़ा ठीक कर लेना, ये पावर 15 है, ये पावर आपकी 2 है, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस
द कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब बच्चों x की पावर 0 का कोफिशिएंट आपको निकालना है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे ये क्या होता है, p होता है, q क्या होता है, जो नीचे x की पावर होती है ना 2, और n कितना है यहाँ पे 15। मुझे बताओ पहले आप क्या निकालते थे, n r निकालते थे, np अपॉन p प्लस क्यू, np अपॉन में p प्लस क्यू, और माइनस क्या करते थे आप m। लेकिन जब आपसे कांस्टेंट टर्म पूछी जाए तो m को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि m क्या है यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है। तो n कितना है बच्चों 15, p कितना है 3, नीचे p प्लस क्यू यानी कि 3 प्लस में 2, तो 45/5 यानी कि कितना आ गया 9, r कितना आ गया 9। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये कह देते हैं कि 9th टर्म के अंदर x की पावर 0 होगी, लेकिन नहीं, 9th नहीं बच्चों, इससे एक नेक्स्ट। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ लेगा कि विच टर्म कंटेन्स x की पावर 0, तो आप जल्दबाजी में 9th टर्म मत कह देना, इससे एक नेक्स्ट टर्म 10th टर्म, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे t9 + 1, और किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में t9 + 1 कैसे निकालते हो बताओ, n कितना 15, c 9, क्योंकि r कितना है यहाँ पे, आप tr + 1 कैसे निकालते हो, tr + 1, ncr, और x रेज टू पावर n माइनस r और a रेज टू पावर r, जब आपको एक्सपेंशन गिवन हो x + a की पावर n, यही होता है ना फॉर्मूला जनरल टर्म का, ये आपने बाइनोमियल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 15c9 x का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वाली टर्म। अब फर्स्ट वाली टर्म देखो, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि x³ आपको नहीं लेना, जहाँ जहाँ x है ना उसको आप इग्नोर कर दो, क्यों, क्योंकि अगर आप x लोगे तब भी लास्ट में x की सारी पावर का सम करोगे आप, वो 0 आएगा, ठीक है। तो आप इससे अच्छा है कि आपसे कोफिशिएंट पूछा है तो आप x की पावर 3 को इग्नोर करो, जस्ट इसका क्या लो आप कोफिशिएंट, तो कितना आ गया 1। अब 1 की तो कितनी भी पावर करो इग्नोर कर दो ना, अगर करना भी हो तो क्या करो, इसमें से ये क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड टर्म मेरे को बताओ कितनी है, -1 है ना, नीचे x 1/x² है, इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल, ठीक है। आप x को छोड़ के इनके कोफिशिएंट लिया करो, क्या है कोफिशिएंट -1, पावर कितनी होती है बच्चों 9, पावर कितनी होती है 9, तो मुझे बताओ -1 की पावर 9 कितना होता है माइनस, और 15c9 कितना बच गया 15c9, यही इस क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो फटाफट आप ऐसे निकाल सकते हो। एक तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी किसी टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो तो ऐसे r निकालेंगे और फिर tr + 1 निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने ये बात बताई कि जब कोफिशिएंट आपको निकालना हो तो x की पावर्स को आप इग्नोर कर दो, उसको इंक्लूड मत करो, जस्ट उसके कोफिशिएंट को देखो, ये 1 ये -1, बस बाकी सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है इस एक्सपेंशन में, तो मुझे बताओ इस एक्सपेंशन में p कितना है, x की पावर कितनी है 1, q क्या होता है, ये वाली पावर होती है ना, कितनी है 2, n क्या होती है, ये वाली पावर होती है कितना 10, m कितना है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है x की पावर 4 का कोफिशिएंट, इसको इक्वेट करो x की पावर m से, m कितना हो गया आपका बताओ मेरे को 4। सबसे पहले आप क्या निकालते हो, r क्या होता है np अपॉन p प्लस क्यू, ये आसान है, इसमें से m क्या कर दो माइनस, np, तो देखो n कितना आपका 10 इंटू p माइनस m कितना 4 अपॉन में p प्लस क्यू यानी कि 1 प्लस में 2, ऊपर कितना आ गया 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 2, तो r कितना आ गया आपका 2। मैंने बताया r किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से, r 2 आ गया तो आप कहोगे t2 + 1 यानी कि थर्ड टर्म के अंदर आपका x की पावर 4 होगा, ठीक है। तो t2 + 1 कैसे निकालते हैं, n c2, और फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी x/2, लेकिन मैंने कहा था इसका सिर्फ क्या लेना है आपको कोफिशिएंट लेना है 1/2, और इसकी पावर कितनी होती है 10 - 2 यानी कि 8। फिर नेक्स्ट टर्म -3, सिर्फ क्या लो आप इसका कोफिशिएंट -3, और इसकी पावर कितनी होती है 2, बस आंसर आ गया। 10c2 कितना होता है 10 × 9 / 2, 1/2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, और माइनस की पावर प्लस हो जाएगी क्योंकि 2 पावर है, और ये कितना हो जाएगा आपका 9, तो ऊपर बताओ कितना आ गया, 9 × 9 81, 81 × 10 810, नीचे क्या आ गया आपका 2 × 256, शायद 2 पे ये कट जाएगा ना 405, आंसर कितना आ गया आपका 405/256। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, ठीक है, घबराना नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेम क्वेश्चन है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट आपको चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मैं इस एक्सपेंशन को लिख देता हूँ पहले सही तरीके से, x की पावर यहाँ पे कितना है बताओ, अंदर 5 और पूरे की पावर 1/2, तो कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी ना, और ऐसे ही यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, मैंने इसको सही करके लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ p कितना है यहाँ पे, आप कहोगे सर ये वाली पावर p होती है, और q कितना होता है, ये वाली पावर क्या होती है q 3/2, n कितना है 6,
और आपको क्या निकालना है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट। तो m कितना है यहाँ पे 3। क्या निकालते हो आप, r का फॉर्मूला क्या, NP अपॉन में p प्लस q, और इसमें से m क्या कर दो माइनस NP। देखो कितना है, n कितना 6, p कितना 5/2 माइनस m कितना 3 डिवाइड बाई p प्लस q। 5/2 और 3/2 को जोड़ोगे तो 5 + 3 8, 8/2, 8/2 कितना होता है 4। ये 3 पे कट गया, 3 पंजे 15, 15 में से 3 गए 12, 12 को 4 से डिवाइड करो कितना आ गया 3। फटाफट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। 3 किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो आपकी t3 + 1 रिक्वायर्ड टर्म होगी जिसमें x की पावर 3 आपको मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो n कितना 6, 6c3। यहाँ पे आपको ये टर्म नहीं लेनी, इसका सिर्फ क्या लेना है आपको कोफिशिएंट। 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लेना है कोफिशिएंट, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। तो ये कितना आ गया आपका 6c3 क्या होता है 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 और नीचे 6 × 27, ये कैंसिल। 5 चौके 20, 20 को 27 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आंसर आ जाएगा 540, 27 दूनी 54, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर आज 7 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, जिसमें मैंने आपके 3 कंसेप्ट क्लियर करवा दिए, और ये 3 कंसेप्ट आप यूँ लगा लो 30% बाइनोमियल थ्योरम खत्म होगी आपकी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में वो कांस्टेंट टर्म या किसी टर्म का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा था कि जो हम r निकालते हैं NP अपॉन p प्लस q माइनस m, ये r किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। आप समझो कि अगर ये r ऐसा आ गया जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता ही नहीं है, मान लो आपका r कितना आ गया 5/3 आ गया, ठीक है 5/2 आ गया मान लेते हैं, तो आप कहोगे सर फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि मान लो आपसे x की पावर 3 का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो जो आप एक्सपेंशन खोलोगे ना, मान लो ये एक्सपेंशन है, कोई भी एक्सपेंशन है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एक्सपेंशन को जब आप ओपन करोगे तो इसमें x की पावर 3 कहीं पे भी आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा अगर r आपका नेचुरल नंबर नहीं आया तो। जैसे मान लो आपसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे ही 9 और इसकी पावर 10, आपसे कह दे कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, आपसे कह दे कि x की पावर 100 का क्या निकालो, आप कोफिशिएंट निकालो, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पे p कितना है 1, q कितना है 9 और n कितना है 10, और ये क्या होता है आपका m होता है ना, m कितना होता है आपका 100। अब r निकालना, r होता है np माइनस m अपॉन में p प्लस में q, np, तो देखो n कितना 10, p कितना 1, इसमें से 100 क्या कर दो माइनस, और नीचे p प्लस q कितना होगा 10। मुझे बताओ ये तो क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई ना। नेगेटिव वैल्यू का मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब हम कह सकते हैं सो दिस एक्सपेंशन, जो कहता है आपने हमारे को एक्सपेंशन दी है, इट डज नॉट कंटेन x की पावर 100, यानी इसमें कोई ऐसी टर्म होगी ही नहीं जिसमें x की पावर 100 आए। तो अगर ये नेचुरल नंबर ना आए तो आपका आंसर क्या होगा, दिस एक्सपेंशन हैज़ नो टर्म विच कंटेन्स x रेज टू पावर 100, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों कल। तो आज की इस सीरीज़ में ये तीनों कंसेप्ट आप अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो नोट्स से इसकी, और आपका कोई भी क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में आएगा, पेपर कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इन तीनों में से किसी न किसी एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडीज़, और आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी इसके रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8168132866, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।